नमस्कार दोस्तों। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग आजकल हर क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। फार्मास्यूटिकल, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग लगातार होता रहा है। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हम देखें तो आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनती हैं जो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देती हैं, ग्रोथ की दवाइयाँ बनती हैं और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो ऐसे बीमारियों को ठीक करने के लिए काम करती हैं जिनके लिए अभी दवाइयाँ नहीं हैं। जैसे कि इसके लिए जीन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। एनिमल्स में हम देखें तो दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए उनमें जीन क्लोनिंग की जाती है। और अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का प्रचलन हो गया है, जिसमें सीड्स के जीन में परिवर्तन करके उसमें कुछ ऐच्छिक गुण डाले जाते हैं। अगर सामान्य शब्दों में जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझें तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कुछ गुण को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष वस्तु में या बॉडी में या फिर जानवर, प्लांट हो गया, किसी एक विशेष गुण को पाने के लिए उसमें इस तरह के जीन की मैनिपुलेटिंग कर दी जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहते हैं, डीएनए मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स की बात करेंगे, अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो है जेनेटिक मॉडिफाइड को जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझेंगे। विश्व का और भारत का क्या रवैया रहा है इसके संदर्भ में ये जानेंगे और इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स को समझते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके या डीएनए मैनिपुलेशन के माध्यम से उसमें कुछ अननेचुरल गुण ऐड किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज का एक नेचुरल गुण होता है कि प्याज को काटने पर आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन आजकल ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड प्याज आ रहे हैं जिसको काटने पर आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो इस तरह से इसके नेचुरल जो एक गुण था उसमें चेंज किया जा रहा है। जेनेटिक मॉडिफाइड का के बारे में जो और भी बातें कही जाती हैं वो कही जाती हैं कि इसके आने से जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का खर्चा है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि इनमें पहले से ही ऐसे जीन्स डाल दिए जाएंगे डीएनए मैनिपुलेशन के माध्यम से जो अपने आप ही कीटाणु को ख़त्म कर देंगे। जैसे कि बीटी कॉटन जो इंडिया में यूज़ किया जाता है उसमें जेनेटिकली ऐसे जो है गुण डाल दिए जाते हैं जो बहुत सारे कीटनाशकों का अपने आप ही खात्मा कर देते हैं। दूसरा, इसमें बात कही जाती है कि कम प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और चीप लेबर भी इसमें इंक्लूड होगा। बहुत ज़्यादा, जैसे कि कृषि एक बहुत ही हार्ड वर्क की डिमांड करता है, तो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स के आने पे वो ख़त्म होगा। तीसरा, जो इसके बारे में कहा जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगा। अगर हम दुनिया की बात करें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको फीड करने की समस्या भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का काफ़ी अच्छा अनुप्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि लोग प्रायः चाइना का एग्जांपल देते हैं कि जहाँ पर दुनिया की केवल 7% ज़मीन है लेकिन वहाँ पर 22% पॉपुलेशन निवास करती है। तो 22% जनसंख्या को फीड करने के लिए चाइना जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है और वो अपने यहाँ पर के जो अनाज हैं और एग्रीकल्चर का एक्सपोर्टर भी दुनिया में बहुत बड़ा है। तो इस तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स से प्रोडक्शन भी काफ़ी इंक्रीज़ होता है और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर रहती है। तो ये कुछ ऐसे इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स के टाइम पे, जिसके बाद से दुनिया में बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया और भारत ने भी इसको अपनाया। तो आज अब हम जानते हैं कि दुनिया में और भारत में इसके संबंध में क्या परिदृश्य है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का प्रयोग करके खेती करने की सबसे पहली शुरुआत 1994 में यूएसए में हुई थी, जहाँ पर सबसे पहले ऐसे टमाटर उगाए गए थे जिनकी पकने की अवधि को जो है कम किया जा सके, ताकि जो टमाटर हैं उन्हें सड़ने से और जल्दी लाल होने से बचाया जा सके। उसके बाद यूएसए ने बहुत सारे जो है सीड्स का जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन निकाला। उसमें सोयाबीन, कॉर्न, कनोला, कॉटन, पपाया और भी बहुत सारी ऐसे हैं फसलें जिनके बारे में यहाँ पर खेती करने की शुरुआत हुई। और आज यूएसए दुनिया का सबसे ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से प्रोडक्शन करता है। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर भी इसकी शुरुआत काफ़ी
जो है 1990 के जो है मध्य से ही मानी जाती है। और आज चाइना में बहुत बड़े स्तर पे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि यूके, जर्मनी, फ्रांस और अफ्रीका के कुछ कंट्री, जहाँ पर इनका प्रयोग लगातार किया जा रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर जो है 2002 में सबसे पहले बीटी कॉटन की खेती की अनुमति दी गई थी। और बीटी कॉटन आज भी इंडिया का केवल ही एकमात्र फसल है जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है, जिसका खेती की जा सकती है। इसमें जो बीटी कॉटन के जो सीड्स होते हैं, उसमें एक सॉइल का, मिट्टी का एक बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जिसके गुड़ को कॉटन के सीड में जेनेटिकली मॉडिफाइड करके डाला गया था। अर्थात कि इस बैक्टीरिया का डीएनए जो निकाल कर कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसके डीएनए में ऐड किया गया था। इससे जो है एक ऐसा प्रोटीन निकलता है, जो इससे जो बीज मिलते हैं, मतलब कि जो बीटी कॉटन बीज रहता है उसमें एक ऐसा गुड़ निकलता है, ऐसा प्रोटीन निकलता है जो कि पिंक बॉल वॉर्म नामक कीटाणु को अपने आप ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से जब बीटी कॉटन की शुरुआत हुई तो जो किसान इसकी खेती करते थे उनके प्रोडक्शन में काफ़ी इजाफा हुआ, और ये जो है, और इसने जो है पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पे होने वाले खर्च को भी काफ़ी कम कर दिया। इसके अलावा भारत में बीटी ब्रिंजल और DMH11 मस्टर्ड की भी जो है शुरुआत की गई, लेकिन इनका जो है 2010 में बीटी ब्रिंजल की खेती करने को जो है उसकी मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम नरेश ने इसे मना कर दिया क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव थे। सरसों की प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा DMH11 मस्टर्ड के बीज बनाए गए, जिसके अनुसार इसमें सरसों का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और खरपतवार के लिए जो किसान की खर्च होते हैं उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का भारत में कुछ प्रचलन हुआ है, लेकिन अभी तक केवल एग्रीकल्चर के लिए बीटी कॉटन की ही मंजूरी दी गई है। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के लिए और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो है कुछ लीगल इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं। भारत में सन 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का उद्देश्य था कि किसी भी तरह की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित चीज़ें हैं उनका बारे में प्रॉपर निरीक्षण करना, उनके मैन्युफैक्चर के संबंध में काम करना, उनके स्टोरेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके काम करना, मतलब कि प्रॉपर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सीड्स थी या जो भी चीज़ें थी उसका प्रॉपर रेगुलेशन करना था। तो आज भारत में अगर कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित फसलों की या बीजों की निर्माण की बात की जाती है और उनकी खेती की बात की जाती है तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की जो मंजूरी है वो अनिवार्य है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। सबसे पहले हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के संबंध में जो पक्ष में उसके तर्क दिए जाते हैं वो हम समझेंगे। जो सबसे पहले तर्क दिया जाता है वो ये कि ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है और उसके इन्हांसमेंट में मददगार होता है। ये कंपनियां ये तर्क देती हैं कि पहले जब नॉर्मल सीड्स का यूज़ किया जाता था तो उसमें बहुत सारे कीटनाशक और खरपतवार लग जाते थे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का प्रयोग किया जाता था, जिससे जो खेत की एक बायोडाइवर्सिटी रहती है वो ख़त्म हो जाती थी। जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ और जो तितलियाँ हैं खेत में आती थी उनका आना भी काफ़ी कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे ये इसका प्रचलन हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का प्रचलन हुआ है, पेस्टिसाइड्स और खरपतवार नाशकों की संख्या काफ़ी कम हुई है और इनकी मात्रा में काफ़ी कमी आई है। तो अब जो ये एक बायोडाइवर्सिटी लेवल पे अब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ और भी बहुत सारे जो कीटनाशक हैं वो खेतों में आते हैं। तो इस तरह से ये एक जो खेत है उसकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है। ये जो है कंपनियां हैं इसके संबंध में पहला तर्क देती हैं। जो दूसरा तर्क दिया जाता है इसके संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि बहुत सारी जो फसलें होती हैं उनमें आजकल जैसे जैसे ज़्यादातर जो कीटनाशक हैं वो ज़्यादातर ताकतवर होते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के लगातार उनकी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है। एक तरह से पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने के बाद जो कीटनाशक थे वो और भी इम्यून होते जा रहे हैं।
तो ऐसी कंडीशन में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होती हैं, अगर इनके जीन में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए जो ऐसी बीमारियों को लेकर या ऐसे कीटनाशकों को लेकर इम्यून हो जाए, इनकी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा दिया जाए, तो वो काफ़ी सहायक होगा। इसके अलावा ये कंपनियां ये भी तर्क देती हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो ऐसी फसलें जो है सूखा और बाढ़ का भी सामना कर सकती हैं, तो इनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है फसलों की। तो ये जो दूसरा फ़ायदा है ये इसके पक्ष वाले बताते हैं। जो इसके संबंध में तीसरा तर्क दिया जाता है वह यह बोला जाता है कि इसके आने से जो फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं ताकि एग्रीकल्चरल फील्ड्स को बढ़ाया जा सके, फार्म्स को बढ़ाया जा सके, वो काफ़ी कम हो जाएगा और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो है कि फॉरेस्ट को काटने की और फूड सिक्योरिटी को लेकर जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम होगी। इसके अलावा बहुत से सोशल और इकोनॉमिक इशू भी जो किसानों को प्रभावित करते हैं वो तर्क दिए जाते हैं कि इसके आने से जो किसानों का जो पावर्टी है, जो लगातार एक तरह से मानसून और मौसम के गुलाम बने हुए हैं, तो वो काफ़ी हद तक कम होगा, क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंसी है मौसम पर और फीड्स और पेस्टिसाइड्स पे वो काफ़ी कम होगी। तो इस तरह से जो किसान हैं उनको इकोनॉमिकली काफ़ी बेनिफिट होगा और उनकी सोसाइटी और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इसके बारे में जो अन्य तर्क दिया जाता है वो कहा जाता है कि अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का जिसके अनुसार जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को पूरी तरह से बैन किया जा सके या इसके प्रचलन को कम किया जा सके। तो इसके बारे में पहले प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। और अगर WHO की बात करें तो WHO ने भी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को अभी तक एकदम सुरक्षित बताया है और ये भी कहा है कि मार्केट में जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं जो भी उपलब्ध हैं वो पूरी तरह से हेल्थ को लेकर सुरक्षित हैं। तो अभी तक कोई भी साइंटिफिकली लेवल पे ऐसी बात नहीं आई है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की हानिकारक चीज़ों को बता सके। तो इसलिए पॉलिटिकल लेवल पे जो है केवल इसको कम करना काफ़ी गलत बात होगा। ये तो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के पक्ष में जो तर्क थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में इसकी बात करें तो USA जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारा कैंसर की और भी बहुत तरह की बीमारियाँ निकल के आ रही हैं, जिसके बाद वहाँ के लोग अब इस चीज़ को लेकर कंसर्न्ड हो गए हैं और GM फूड के लेवलिंग की मांग करने लगे हैं। और अगर पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में तो BT कॉटन की खेती के बाद काफ़ी लाभ देखा गया था, लेकिन धीरे धीरे जो इन क्षेत्रों में जहाँ पर BT कॉटन काफ़ी यूज़ किया जाता था वहाँ पर फार्मर सुसाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके कुछ कारण थे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं उनके जो है उन्हें ख़रीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ये बीज काफ़ी नॉर्मल बीजों की तुलना में काफ़ी महंगे होते हैं। और दूसरी बात, इन बीजों का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात जितनी बार आपको दोबारा खेती करनी होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से, उतनी बार आपको ये जो है सीड्स बाज़ार में जाके ख़रीदने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से जो है किसानों की सुसाइड्स की संख्या बढ़ने लगी। तो अब हम इसके विपक्ष में जानते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। जो इसके विपक्ष में सबसे पहला तर्क दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि ये पूरी तरह से अननेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से आजकल जो है ह्यूमन बॉडी में जीन क्लोनिंग को मना किया गया है और इसमें किसी तरह से जीन मैनिपुलेशन का प्रयोग नहीं कर सकते, उसी तरह फसलों में भी किसी तरह की जीन मैनिपुलेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो नेचुरल गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ये शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी जो है इन्वायरमेंट के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। जो इसके विपक्ष में दूसरा तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है कि इसके प्रयोग से जो ज़मीन है वो अनउपजाऊ हो जाती है और उसमें फिर किसी तरह की ऑर्गेनिक जो है फसलों की खेती नहीं की जा सकती है, तो इस तरह की मिट्टी एकदम बेकार हो जाती है। जो इसके विपक्ष में तीसरा तर्क दिया जाता है वो कहा जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के प्रयोग से जो सीड्स के हानिकारक तत्व होते हैं जो कीटाणुओं को मारने के लिए काम करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए काम करते हैं, वो फूड में भी जो है आ जाते हैं और इस तरह से वो पूरी फूड चेन को जो है
कंटेमिनेटेड कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है फूड चेन के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। जो इसके विपक्ष में अगला तर्क दिया जाता है वह यह कि इससे बहुत सारे जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो तो नष्ट होंगे, लेकिन बहुत सारे जो बैक्टीरिया मिट्टी के लिए ज़रूरी होते हैं और मिट्टी के उपजाऊपन को बनाने में सहायक रहते हैं, और बहुत सारे सहायक जो है पेस्टिसाइड्स भी नष्ट हो जाएंगे। तो यह एक इसका दुष्प्रभाव है। जो एक इसका अगला दुष्प्रभाव बताया जाता है वो ये कि इसमें जो वीड्स का और पेस्टिसाइड्स का नष्ट किए जाते हैं वो कम ताकतवर होते हैं। उसके बाद से इनके लगातार प्रयोग से सुपर वीड्स और सुपर पेस्ट बनते हैं, जो कि पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनके प्रयोग के लिए और भी ज़्यादा अधिक जो है खतरनाक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो भविष्य में जो सुपर वीड्स और सुपर पेस्टिसाइड्स की जो नंबर है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ग्रीन पीस जैसे इंस्टीट्यूशन जो दुनिया में इन्वायरमेंटल सेफ्टी और कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन भी इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। इसके खतरनाक अनुप्रयोग को लेकर जो है दुनिया को चेतावनी भी देते रहते हैं। और प्रायः ये कहा जाता है कि ये किसानों के लिए लॉन्ग टर्म में ज़रूरी होंगे और उनकी जो है गरीबी को ख़त्म करेंगे। लेकिन जो बीटी कॉटन सीड्स होते हैं वो नॉर्मल सीड्स की तुलना में कई बार 200 गुना ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये शुरू में काफ़ी बर्डन डालते हैं और इसके बाद जब वो एक बार इसकी खेती शुरू कर दें तो दोबारा इन बीजों का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो किसी तरह से ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म में किसानों के लिए भी घाटे का सौदा है। और कई बार तो इसके दुष्प्रभाव इस तरीके से भी देखे जाते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की जो खली होती है उसे जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि जानवरों को खिलाने पर उनके दूध में एक निगेटिव इम्पैक्ट दिखाया जाता है जो हेल्थ को लेकर एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये कुछ तर्क थे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के अगेंस्ट में दिए जाते हैं। आज इंटरनेशनल लेवल पे कार्टाजोना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी है, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कंट्रीज़ के बीच में। यह प्रोटोकॉल जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए मैनिपुलेशन से संबंधित चीज़ों की सेफ हैंडलिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता है और कंट्रीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस हैं उन्हें लेकर सेंसिटिव बनाने का काम करता है। अगर आज इंडिया की बात करें तो बहुत सारे किसान हैं, महाराष्ट्र के और हरियाणा के कुछ किसान हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के पक्ष में बात करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक रूप से प्रभावी है और कि जो है पेस्टिसाइड्स के और हर्बिसाइड्स के कॉस्ट को काफ़ी कम कर देता है और इससे प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए बहुत सारे किसान जो है महाराष्ट्र के जीएम सत्याग्रह चला रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो है खेत हमारा है तो बीज भी हमारी पसंद के होने चाहिए। लेकिन आज किसानों को ये समझना होगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के जो जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है वहाँ के लोग इसका बहुत बुरा हाल देख रहे हैं। वहाँ पर बीमारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। उन्हें ऐसे देशों के और उन्हें ऐसे लोगों के भी एग्जाम्पल्स देखने होंगे जहाँ पर बहुत सारे किसानों ने इसके लोन्स से होकर और इसकी जो है कॉस्ट ना निकल पाने के कारण प्रोडक्शन के लिए उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो किसानों को ये समझना होगा और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के विषय में जो भी डिस्कोर्स हैं उसे एक साइंटिफिक लेवल पे काफ़ी रिसर्च के बाद ही इसमें कोई भी मंजूरी देनी चाहिए या इसके बारे में कोई भी दिशा निर्धारण करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।